Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Here in this video, I will discuss Chapter 17 from the book Fundamental of Agriculture, Arun Katan Volume 1. And the chapter number 17 is Soil Colloids and Silicate Clay Minerals. So before starting the video, I request you all to subscribe this channel and like and share this video more and more. Now we start the new topic, that is the classification of silicate clay. अब जो सिलिकेट क्ले है उसको हमें क्लासीफाई करना है, तो इसका क्लासिफिकेशन तीन तरीके से हम किसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि इसमें टेट्राहेड्रल और एक्टाहेड्रल यूनिट्स किस तरह से प्रेजेंट हैं और किस तरह से आपस में अरेंज हैं। इसके बेसिस में तीन तरीक़ों से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी सिलिकेट क्लेज आर ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ 1:1। इसका मतलब है एक टेट्राहेड्रल के साथ एक ऑक्टाहेड्रल शीट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, 1 टेट्राहेड्रल विद 1 ऑक्टाहेड्रल शीट। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉलिन। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है 2:1 टाइप। 2:1 टाइप का मतलब है कि यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल शीट्स होंगी। टेट्राहेड्रल मतलब विच इज़ डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड 1 ऑक्टाहेड्रल शीट, यानी जो एल्यूमिनियम में डोमिनेट करती है। तो 2 टेट्राहेड्रल यानी 2 एंड 1 ऑक्टाहेड्रल यानी 1, 2:1। और थर्ड कैटेगरी है 2:1:1:1। इसका एक और नाम भी है, सिंपल इसको 2:2 भी कहा जाता है। यानी 2:2 से समझ गए हैं आप कि 2 टेट्राहेड्रल शीट्स हैं और 2 ही ऑक्टाहेड्रल शीट्स होंगी, तो इसको दैट इज़ वाई इसका रेशियो का नाम 2:2 भी होता है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे 1:1 टाइप क्ले मिनरल्स। सच सिलिकेट क्ले इज मेड अप ऑफ 1 सिलिका शीट, यानी इसमें एक 1 सिलिका शीट प्रेजेंट होती है विद 1 एल्यूमिनियम शीट। एक सिलिका और एक एल्यूमिनियम की शीट प्रेजेंट है। सिलिका शीट को हमने नाम दिया है टेट्राहेड्रल और एल्यूमिनियम शीट का नाम हमने दिया है ऑक्टाहेड्रल। आफ्टर दैट इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है मैंने आपको बताया था कॉलिनाइट, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मिनरल का एग्जांपल था कॉलिनाइट। तो कॉलिनाइट जो है 1:1 टाइप क्ले मिनरल का एग्जांपल है, यानी कॉलिनाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सिलिका शीट अरेंज होगी, देन आफ्टर दैट एक एल्यूमिनियम शीट अरेंज होती है। इसके अलावा जो दूसरे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉलिनाइट के ही, कॉलिनाइट के अलावा दैट इज़ हेलोसाइट, नेक्राइट एंड डिक्काइट। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बट the most famous and most important one is the कॉलिनाइट। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ये स्ट्रक्चर्स कैसे अरेंज रहता है। Here the 2 sheets are held together by oxygen ions and mutually shared by silicon and aluminium in their respective sheets. These units are in turn held together rigidly by hydrogen bonding. तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि एक सिलिका शीट होगी, उसके बाद एक एल्यूमिनियम शीट, यानी ये एक यूनिट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होगी उसमें भी एक सिलिका शीट होगी और एक एल्यूमिनियम की शीट होगी, ये हमारी दूसरी लेयर बनती है। और इन 2 लेयर के बीच में हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आफ्टर दैट the lattice fixed due to strong bonding and no expansion between the 2 units when wetted। इसका मतलब है कि जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर को, यानी कॉलिनाइट को जब हम गीला करते हैं पानी से, तो जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो स्वेल नहीं करता, यानी उसमें एक्सपेंशन नहीं होता, नो एक्सपेंशन। क्यों एक्सपेंशन नहीं हो रहा? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर इनफ स्ट्रॉन्ग कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अपने आपस में अच्छे से बाइंड रख सकते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो फैलेंगे नहीं, डिस्पर्स नहीं होते, एक्सपेंड नहीं होते, दैट इज़ वाई यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होता। आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या होता है, लिटिल आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है, प्लास्टिसिटी कम है, कोहेजन, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग भी यहाँ पे कम होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन? आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ क्या होता है कि जैसे अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा था टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर में सेंटर में सिलिकॉन होता है और जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर इन केस डिपेंड करता है एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम। ओके, तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है कि सपोज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो है
और सेंटर में सिलिकॉन है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये सिलिकॉन जो होता है रिप्लेस हो जाएगा बाय एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। और इसी तरह जो हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सेंटर में अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम रिप्लेस हो जाएगा बाय आयरन या बाय जिंक, यानी अदर टाइप्स ऑफ कैटाइंस, यू कैन से अदर टाइप्स ऑफ आयंस जो होते हैं, उनके थ्रू जब एक्सचेंज होता है तो उस एक्सचेंज को ही हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। आइसो इसलिए बोला जाता है कि जनरली होता क्या है कि जो रिप्लेसमेंट होता है वो उन्हीं के द्वारा रिप्लेस होगा जिसका साइज एग्जैक्ट या नियर अबाउट सेम होता है। सपोज सिलिका को रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेसमेंट जो होता है एल्यूमिनियम के द्वारा होगा, यानी सिलिका का जो साइज़ है वो नियर अबाउट सेम होगा एल्यूमिनियम के साइज़ के, दैट इज़ वाई सिलिका को हटा के वहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है। इसी का मतलब होता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। और CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो कैटाइंस का जो एक्सचेंज कैपेसिटी है वो यहाँ पे कम रहती है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी 1:1 यानी कॉलिनाइट का केस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है, प्लास्टिसिटी कम है, कोहिजन कम है, और स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो ही कम है। स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग कम है, दैट इज़ वाई यहाँ पे एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सपेंड ही नहीं हो रहा तो स्वेल कहाँ से होगा, श्रिंक भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ कॉलिनाइट। ये जो साइज होता है कॉलिनाइट का, द साइज ऑफ कॉलिनाइट इज 0.1 to 50 माइक्रोमीटर इन विड्थ। तो ये कॉलिनाइट का जो साइज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, बट मेजॉरिटीज़ का जो साइज़ काउंट किया जाता है 0.2 to 2 माइक्रोन मीटर। और उसका शेप पूछा जाता है तो उसका शेप कैसा होता है, स्यूडो हेक्सागोनल, जैसे हेक्सागोन होता है, एट प्रॉपर हेक्सागोन तो नहीं होता उसको, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज स्यूडो हेक्सागोनल एंड इज जनरली बिगर इन साइज देन द अदर ग्रुप मेंबर्स। यानी अभी जो हमने कॉलिनाइट के अलावा दूसरे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कॉलिनाइट के अलावा हमने पढ़ता है हैलोसाइट, नेक्राइट, डिकाइट, ठीक है। तो ये जो कॉलिनाइट होता है अगर हम सबको कंपेयर करें तो इनमें सबसे बड़ा होता है कॉलिनाइट। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा मेंबर है हैलोसाइट। हैलोसाइट हैज़ शीट ऑफ वाटर बिटवीन दीज लेयर एंड ट्यूब्यूलर क्रिस्टल्स। तो हैलोसाइट में क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेयर, यानी सिलिका की एक लेयर है, फिर टेट्राहेड्रल की एक लेयर है, और इनके बीच में वाटर प्रेजेंट होता है, वो होता है हैलोसाइट। और अगर इस वाटर को हम रिमूव कर दें, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो हमारा वो कॉलिनाइट का केस हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जो हैलोसाइट का स्ट्रक्चर है ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या था, ट्यूब्यूलर क्रिस्टल्स की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसकी जो प्लास्टिसिटी, श्रिंकेज, स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ है ये स्लाइटली एक्सीड करती है, यानी कॉलिनाइट की तो बहुत कम होती है लेकिन हैलोसाइट में प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया रहता है पर यूनिट मास वो इम्पॉर्टेंट है, यानी 15 स्क्वायर मीटर पर ग्राम, यानी 1 ग्राम कंपाउंड जो है यहाँ पे 1 ग्राम कॉलिनाइट का उसका जो मास है वो 15 स्क्वायर मीटर है। ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे तो हम सबको कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो 1:1 का हमने कंप्लीट कर लिया है। द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज कॉलिनाइट, जिसमें एक्सपेंशन नहीं होता और इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, प्लास्टिसिटी, कोहिजन, स्वेलिंग, श्रिंकिंग, ये सब बहुत कम रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ 2:1। तो नाम से क्लियर है, 2:1 का मतलब है कि 2 शीट्स यहाँ पे सिलिका यानी टेट्राहेड्रल शीट्स प्रेजेंट होती हैं और एक शीट जो होगी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम या फिर ऑक्टाहेड्रल शीट यहाँ प्रेजेंट रहती है। फिगर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एक सिलिका शीट है, ये एक एल्यूमिनियम शीट है, यानी एक लेयर है ये। इसी के नीचे ये सिलिका शीट है और ये एल्यूमिनियम की शीट है, तो ये दूसरी लेयर है। और इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वाइड स्पेस ऑन वेटिंग बट नैरो ऑन ड्राइंग, यानी ये जो स्पेस है यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वीक बॉन्ड्स होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको वाटर डालते हैं, यानी जब हम 2:1 टाइप की क्ले को गीला करते हैं पानी से, तो यहाँ पे वाटर ईजिली आके ईजिली एंटर हो जाता है। और वाइड स्पेस जो है ऑन वेटिंग बट नैरो ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग के बाद क्या होता है, जब वो पानी वहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये स्पेस बहुत नैरो हो जाता है और जैसे ही यहाँ वाटर एंटर होता है तो ये स्पेस और ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो 2:1 टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग। इनफैक्ट यू कैन ईजिली रिमेंबर बाय एज्यूमिंग दैट there are 3 categories: expanding,
लेस एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन एक्सपेंडिंग की। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है नॉन एक्सपेंडिंग कैटेगरी, यानी पहली कैटेगरी हमारी एक्सपेंडिंग मिनरल्स, यानी 2:1 में हमको सबसे पहले एक्सपेंडिंग वाला जो है टॉपिक वो डिस्कस करना है। तो एक्सपेंडिंग में हमारे दो ग्रुप्स आते हैं। देयर आर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एक्सपेंडिंग मिनरल्स आर सेमेक्टाइट एंड वर्मिकुलाइट। यहाँ पे याद रखना दो ही ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेक्टाइट और वर्मिकुलाइट। पहले हम स्मेक्टाइट डिस्कस करेंगे, फिर वर्मिकुलाइट डिस्कस करेंगे। और यू कैन ईजिली से दैट कि जो सेमेक्टाइट ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग, इसमें मिनरल्स का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, तो सेमेक्टाइट जो है ज़्यादा फैलता है, ये ज़्यादा एक्सपेंडिंग है। और वर्मिकुलाइट जो है वो लेस एक्सपेंडिंग एज़ कम्पेयर टू सेमेक्टाइट, यानी वर्मिकुलाइट जो है कम फैलता है स्मेक्टाइट के कंपैरिजन में। तो पहले हम थोड़ा स्मेक्टाइट ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मेक्टाइट में क्या आता है? स्मेक्टाइट ग्रुप में सबसे फेमस जो एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे स्मेक्टाइट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं दैट इज मोंटमोरिलोनाइट, बीडीलाइट, नॉन्ट्रोमाइट एंड सैपोनाइट। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है इसका मोंटमोरिलियोनाइट। इससे पहले हमने डिस्कस करा था दैट इज़ 1:1। 1:1 के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, दैट इज़ कि 1:1 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था कॉलीनाइट। और कॉलीनाइट का एक और नाम भी है, यू नो कॉलीनाइट ऑल्सो नोन एज, इफ़ यू डोंट नो देन नोट इट, क्ले सॉइल। ओके, जो कॉलीनाइट होती है उसको आई मीन जो क्ले सॉइल नहीं, चाइना सॉइल भी कहा जाता है। जो कॉलीनाइट है इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज चाइना सॉइल। इसको चाइना क्ले या फिर चाइना क्ले भी बोलते हैं या फिर चाइना सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेड सॉइल्स होती हैं, रेड सॉइल्स आर डोमिनेट बाय कॉलीनाइट। रेड सॉइल्स में कॉलीनाइट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। रेड सॉइल और दूसरा कि कॉलीनाइट ऑल्सो नोन एज चाइना क्ले और चाइना सॉइल। सबसे ज़्यादा चाइना में जो मिट्टी होती है उसमें कॉलीनाइट कंटेंट हाई होता है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नेम्ड सो। तो अभी हम एक्सपेंडिंग में स्मेक्टाइट देख रहे थे। स्मेक्टाइट में सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है मोंटमोरिलियोनाइट का। अब ये एक्सपेंडिंग टाइप है कि इसका मतलब है कि ये फैल सकती हैं। इससे पहले हमने कॉलीनाइट देखा था, कॉलीनाइट फैल नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन जो स्मेक्टाइट ग्रुप्स के एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं उनमें देखेंगे कि वो आप उनकी जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो वीक होता है, जिसकी वजह से वो लेयर्स जो होती हैं एक्सपैंड हो जाती हैं ऑन वेटिंग। जब उनको गीला करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। These are noted for interlayer expansion on wetting due to entering of water causing swelling। तो ये रीज़न यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटरलेयर प्रेजेंट होती है। इंटरलेयर का मतलब है दो लेयर्स के बीच में, यानी एक सिलिकॉन एल्युमिनियम की लेयर है तो उनके बीच में जो इंटरलेयर होगी वो वाली लेयर कहलाती है इंटरलेयर। और इसके बीच में क्या होता है कि अगर वाटर एंटर हो जाता है तो ये लेयर क्या करती हैं, स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। पानी की वजह से जैसे फूल जाते हैं वैसे ही यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। Among these, मोंटमोरिलियोनाइट इज़ अ प्रीडोमिनेंट इन सॉइल। और सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंडिंग में इसका फेमस एग्जांपल जैसे मैंने पहले ही बोला है मोंटमोरिलियोनाइट है। ये मोंटमोरिलियोनाइट आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लैक सॉइल से, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल आपको पता होगी, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है या सिंपली ब्लैक सॉइल है उसमें भी यही प्रॉपर्टी देखी जाती है। अगर हम ब्लैक सॉइल को थोड़ा गीला कर दें तो वो फूल जाती हैं और सूखने के बाद क्या होती हैं, वो श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण उसमें क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंट बाय मोंटमोरिलियोनाइट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। स्मेक्टाइट इज कंपोज्ड ऑफ 2:1 type layer and these layers are loosely held together by weak oxygen to oxygen and cation to oxygen linkage। ये याद रखने की बात है यहाँ पे कि यहाँ पे कैसा बॉन्ड होता है। जैसे प्रीवियस जो था उसमें हमने कॉलीनाइट देखा था, कॉलीनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है, उनके बीच में वाटर प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मेक्टाइट में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो जनरली वीक हैं। वीक बॉन्ड होने के कारण ही वहाँ पे वाटर ईजिली एंटर हो रहा है। और यहाँ पे जो है दैट इज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड होगा या फिर कैटाइंस टू ऑक्सीजन लिंकेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं और ये वीक होती हैं, याद रखना। देयर इज लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द बॉटम सिलिका शीट एंड
दोज इन द टॉप सिलिका शीट। ये तो वही है, यहाँ पे लिंकेज कैसी है, वीक है, वही रिपीट हुआ है यहाँ पे। देयरफॉर एक्सचेंजेबल कैटायंस एंड एसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्ट, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल में कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सचेंजेबल कैटायंस वहाँ पे आके अटैच रहते हैं, जुड़ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, दूसरे कैटायंस या मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे इजीली आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। द लेयर कॉजिंग एक्सपेंशन, जिसकी वजह से क्या होता है, उस लेयर का एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ लिखा है एक्सपेंशन हो जाता है। देन मैग्नीशियम रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम। अब ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है। आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान ही क्या होता है कि एक कैटायन दूसरे कैटायन को रिप्लेस कर देता है, वही कहलाता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। कैसे? मैग्नीशियम रिप्लेस एल्यूमिनियम इन सम साइड्स ऑफ एल्यूमिनिया शीट। जो एल्यूमिनिया शीट्स होती है, जैसे हमने देखा था कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अलग अलग शीट्स होती हैं, डाईऑक्टाहेड्रल, ट्राईऑक्टाहेड्रल। वैसे क्या होता है कि अगर एल्यूमिनियम शीट प्रेजेंट है, उसमें एल्यूमिनियम है, तो मैग्नीशियम उसको रिप्लेस करेगा। एंड एल्यूमिनियम रिप्लेस सिलिकॉन इन सम साइड्स ऑफ सिलिका शीट। और जिस तरह से सिलिका शीट होती है, सिलिका शीट में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, सिलिका को कौन रिप्लेस करेगा? एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा, ठीक है। देखा जाता है कि इनका जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली वही होता है जिसको ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, जब भी रिप्लेसमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिप्लेस करता है सिलिकॉन Si4 पॉजिटिव को, अब यहाँ पे इनकी वैलेंसी नोट करो। एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी 3 है, सिलिकॉन 4 वैलेंसी वाला है, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कम है और सिलिकॉन की वैलेंसी ज़्यादा है। तो जनरली होता क्या है, जब कम वैलेंसी वाला ज़्यादा वैलेंसी वाले को रिप्लेस करता है, तो होता क्या है कि अभी हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखा था कि सेंटर में सिलिकॉन होती है और वहाँ से उसके अराउंड क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन 4 यानी Si4 है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन जब इस सिलिका को हटा के यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ पे जब एल्यूमिनियम अटैच हो जाता है, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसकी वैलेंसी 3 है, तो 3 ऑक्सीजन को इसने सेटिस्फाई करा, 1 ऑक्सीजन ऐसी रह जाएगा, ठीक है। वो ऐसी जो ऑक्सीजन रह जाएगा, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, तो इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो रिमेंबर दिस, जब भी कम वैलेंसी वाला आयन या कैटायन, कुछ भी कह लो, मॉलिक्यूल, जब कम वैलेंसी वाला ज़्यादा वैलेंसी वाले को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा, तो हमेशा नेट चार्ज जो होगा नेगेटिव डेवलप होता है। और जस्ट आप इसका अगर रिवर्स करके देखें तो आई मीन रिवर्स मतलब कि जब फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव जब रिप्लेस करेगा Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe मीन्स आयरन, ठीक है। तो यानी अगर Fe3 पॉजिटिव की वैलेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और Fe2 पॉजिटिव है, तो इसकी वैलेंसी कम है, यानी अब ज़्यादा वैलेंसी वाला कम वैलेंसी वाले को रिप्लेस करेगा। तो इस केस में जो नेट चार्ज डेवलप होगा, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं और क्या यहाँ पे है। तो ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर रहा है और एल्यूमिनियम सिलिका को रिप्लेस करेगा, ये देख समझ में आ गया। दीज सब्स्टिट्यूशन गिव राइज टू नेगेटिव चार्ज। ये सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन से जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, एंड विच अकाउंट हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण ही कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, CEC बढ़ जाएगी, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैटाइंस। अब कैटाइंस क्या होते हैं, कैटाइंस जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं, कैटायन एनाइन 2 चीज़ होते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, तो हमेशा क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कैटाइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, एक्सचेंज होगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में यहाँ पे डिफाइन भी कर रहा है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कैटायन स्पीशीज बाउंडेड एट pH 7 और न्यूट्रल, ठीक है। यानी कि कैटायन कितनी कैटायन की स्पीशीज़ जो हैं वो 7 pH पे आपस में बाइंड होंगी, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमोल पर kg या फिर मिलीकुलेंट पर 100 ग्राम, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ही यूज़ करते हैं. After that, these negative charges are satisfied by swarms of cations. The specific surface or total surface area per unit mass is 700 to 800 स्क्वायर मीटर पर ग्राम. यहाँ पे ज़्यादा है. कॉलिनाइट में हमने क्या देखा था, कॉलिनाइट का सिर्फ 15 था जो कि बहुत कम होता है, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसका ज़्यादा होता है. ये जो 2:1 वाला जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं स्मेक्टाइट ग्रुप का, उसमें ज़्यादा होता है. अब पर्टिकुलरली यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मोंटमोरिलियोनाइट का. मोंटमोरिलियोनाइट इज मोस्ट कॉमन स्मेक्टाइट इन सॉइल. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सब्सटीट्यूशन होता है, वेयर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम शीट्स. ठीक है, यानी ऑक्टाहेड्रल. तो हमने पता है कि एल्यूमिनियम की शीट होती है, ठीक है, जिसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे सेंटर में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे क्या होगा, उस एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया जाएगा मैग्नीशियम से. तो याद रखना मोंटमोरिलियोनाइट में क्या होता है कि एल्यूमिनियम इज रिप्लेस बाय मैग्नीशियम. अब एल्यूमिनियम हट के मैग्नीशियम आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेडिलाइट. ये भी हमारा जो है स्मेक्टाइट ग्रुप का ही मेंबर है बेडिलाइट. यहाँ पे क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर सिलिकॉन इन सिलिका शीट, यानी सिलिका शीट यानी टेट्राहेड्रल शीट्स जो हमने देखा था. टेट्राहेड्रल शीट में सेंटर में सिलिका प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड 4 ऑक्सीजन होते हैं. अब यहाँ पे सिलिका को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा. और एक बात याद रखनी है, ये जो रिप्लेसमेंट होता है ना, इस रिप्लेसमेंट की वजह से सिर्फ वो आयन्स ही रिप्लेस होता है, बाकी पूरा का जो स्ट्रक्चर है वो एज सच ही रहता है. यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, बट जो सेंटर वाला है वही रिप्लेस होता है और कोई चेंज यहाँ पे नहीं होता. ये होता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन. तो याद रखना है बेडिलाइट में क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन की प्लेस में आ जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है नॉन्ट्रोनाइट. नॉन्ट्रोनाइट में क्या होता है, आयरन आता है. ठीक है, ट्राइवेलेंट यानी आयरन 3 पॉजिटिव वाला जो फॉर्म होती है, Fe3 पॉजिटिव डोमिनेट द एल्यूमिनियम शीट. यानी ऑक्टाहेड्रल शीट्स में जो एल्यूमिनियम होता है, उस एल्यूमिनियम को हटाने के बाद वहाँ पे आयरन Fe3 पॉजिटिव आ जाता है. एंड सम एल्यूमिनियम रिप्लेस सिलिकॉन इन सिलिका शीट्स. और सिलिका शीट की अगर बात करें तो वहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाता है सिलिका हटा के. रिमेंबर दिस, सिलिका शीट में सिलिका प्रेजेंट है तो वहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया है, और एल्यूमिनियम शीट में एल्यूमिनियम को हटा के Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा. ये केस होता है नॉन्ट्रोनाइट का. ये सब पढ़ने के बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म में, दैट इज़ वर्मिकुलाइट. अब नेक्स्ट ग्रुप आ गया है वर्मिकुलाइट. पहला ग्रुप था हमारा स्मेक्टाइट ग्रुप. स्मेक्टाइट ग्रुप में हमने मोंटमोरिलियोनाइट देख लिया, बेडिलाइट देख लिया और नॉन नॉक्ट्रोनाइट देख लिया. अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा वर्मिकुलाइट. वर्मिकुलाइट का जो एक्सपेंशन है वो आप कह सकते हैं इसका थोड़ा एक्सपेंशन कम होता है एज कम्पेयर टू स्मेक्टाइट ग्रुप. स्मेक्टाइट ग्रुप में एक्सपेंशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा फैलते हैं, लेकिन वर्मिकुलाइट ग्रुप थोड़ा कम फैलता है. यहाँ पे पढ़ लेते हैं. वर्मिकुलाइट हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्मेक्टाइट. मोस्ट ऑफ वर्मिकुलाइट्स आर डाईऑक्टाहेड्रल. ये जो होते हैं जनरली डाईऑक्टाहेड्रल होते हैं. डाईऑक्टाहेड्रल का मतलब एल्यूमिनियम डोमिनेट करता है. ठीक है, हमने देखा था ना ऑक्टाहेड्रल भी 2 होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. तो अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो वो कहलाता है डाईऑक्टाहेड्रल. एंड हैव सम आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे भी आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है. ठीक है, कंसिडरेबल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर सिलिकॉन. यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कैसे होगा, एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूशन होता है सिलिकॉन के लिए अकाउंट फॉर वेरी हाई नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ओके, आफ्टर दैट अभी हमने देखा था कि जब भी आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है जब वहाँ पे चार्ज डेवलप होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव. तो इस केस में क्या होगा, जब सिलिका को हटा के एल्यूमिनियम आता है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. The 2 water molecule, magnesium and other cations are strongly adsorbed in the interlayer which act as a bridge holding the units together. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 2 जो यूनिट्स होती हैं, एक लेयर हो गई और एक लेयर ये हो गई, इन दोनों के बीच में जो बाइंड करने का काम करेगी, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, वो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, या तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा या फिर मैग्नीशियम या दूसरे कैटाइंस. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली याद रखना वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरे कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं इन लेयर के बीच में, इंटर लेयर में. सो द डिग्री ऑफ स्वेलिंग इज कंसिडरेबली लेस. तो यहाँ पे जो स्वेलिंग की प्रॉपर्टीज है वो कंसिडरेबली लेस होती है, यानी कम होती है एज कम्पेयर टू
जो हमने पहले स्मेक्टाइट ग्रुप देखा था उसमें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे कम होती है। क्यों कम होती है? रीज़न इज़ कि यहाँ पे जो इंटरलेयर है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इंटरलेयर स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और दूसरे कैटाइंस के थ्रू वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ईजिली एंटर नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल तो है, दूसरे जो चीज़ें हैं वो एंटर होने से बचेंगी, जिसके बाद यहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग थोड़ी कम होती है। आफ्टर दैट एक्सपेंशन, यहाँ पे लिमिटेड एक्सपेंशन होता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोल्ड हो रखा है लिमिटेड एक्सपेंशन, क्ले मिनरल है ये, ठीक है। वर्मिकुलाइट एक्सपेंशन इज़ मोर देन ऑफ कॉलिनाइट, लेकिन कॉलिनाइट से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। अभी हम कंपेयर करें तो कॉलिनाइट का कंपेयर करें तो कॉलिनाइट बिल्कुल एक्सपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, ये बिल्कुल लीस्ट है। इसके बाद हमने देखा वर्मिकुलाइट आता है, वर्मिकुलाइट में थोड़ा एक्सपेंशन होता है। देन लास्ट में आता है हमारा मोंटमोरिलियोनाइट, जिसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट एक्सीड दैट ऑफ ऑल अदर सिलिकेट्स। वर्मिकुलाइट की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो भी थोड़ी एक्सीड कर जाती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट एक्सीड दैट ऑफ सिलिकेट क्ले ड्यू टू हाई नेगेटिव चार्ज। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो, इसका ऑर्डर याद रखना, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कॉलिनाइट में सबसे कम होती है, फिर आइलाइट, फिर मोंटमोरिलियोनाइट और लास्ट में वर्मिकुलाइट और लास्ट में आता है ह्यूमस। ये यहाँ पे याद क्या रखना है, सबसे पहले ह्यूमस को याद रखना। ह्यूमस की सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, ह्यूमस की, और सबसे कम कॉलिनाइट की। और सबसे ज़्यादा में अगर पूछते तो ह्यूमस, और ह्यूमस के बाद सेकंड है मोंटमोरिलियोनाइट, याद रखना है। इसके बाद नीचे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन है कि किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है। और यहाँ पे जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को एक्सप्रेस करे उसकी यूनिट जो है सेंटीमोल पर केजी है। तो अभी हमने देखा कॉलिनाइट की सबसे कम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है 3 to 10, उसके बाद आइलाइट की थोड़ी बड़ी, फिर क्लोराइट, ये भी आगे पढ़ेंगे क्लोराइट क्या होता है। मोंटमोरिलियोनाइट में हमने पढ़ा, इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज़्यादा है। फिर इससे भी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वर्मिकुलाइट की, और सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमस की, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसकी 200 से भी ज़्यादा होती है। तो ये सब याद रखना है, इनका पैटर्न याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है। कॉलिनाइट में सबसे कम है, वर्मिकुलाइट और ह्यूमस में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है नॉन एक्सपेंडिंग की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने 2:1 में एक्सपेंडिंग टाइप पढ़ लिया। एक्सपेंडिंग में 2 ग्रुप्स थे, स्मेक्टाइट और वर्मिकुलाइट। अब हमारा नेक्स्ट आता है 2:1 के अंदर नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में हमारा माइका आता है, जो कि हमने देखा था। माइका 2 तरह के होते हैं, मुस्कोवाइट और बायोटाइट। मुस्कोवाइट जो होता है वाइट माइका कहलाता है, और बायोटाइट जो होता है इसको हम ब्लैक माइका बोलते हैं। तो ये सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं माइका, ये क्ले में तो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम क्ले के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्ले के अलावा ये सैंड और सिल्ट में भी पाए जाते हैं। हमने देखा था सॉइल जो होती है उसमें 3 प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो अभी हम क्ले ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बताया है कि माइका जो है सैंड और सिल्ट में भी पाया जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, माइका। मुस्कोवाइट यहाँ पे इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इन क्ले फाइन ग्रेन माइका और आइलाइट आर फाउंड। तो क्ले में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं माइका वो पाए जाते हैं। आइलाइट हैज़ 2:1 टाइप क्रिस्टल। अबाउट 20% ऑफ सिलिका शीट इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान 20% सिलिका जो है एल्यूमिनियम के बाद एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन नेट नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है टेट्राहेड्रल शीट्स में। टू सेटिस्फाई दिस चार्ज, अब ये जो रिप्लेसमेंट होता है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, दैट इज पोटेशियम बॉन्ड, विच इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट इन द इंटरलेयर स्पेस। ये इंटरलेयर स्पेस में बन जाता है। यानी 2:1 में क्या होता है कि जो हमारा माइका वाली लेयर है, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर है, और इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पोटेशियम आयंस, ओके, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों लेयर को आपस में कनेक्ट रखते हैं, जोड़े हुए रखते हैं, जिसकी वजह से ये फैलती नहीं आपस में, ठीक है। ये लेयर और ये लेयर आपस में इन दोनों बॉन्ड, इन पोटेशियम के से आपस में कनेक्ट रहेंगी और ये एक्सपेंड नहीं करती। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नॉन एक्सपेंडिंग मिनरल्स, ओके। Thus potassium act as a binding agent to prevent expansion, ये मैंने आपको बता दिया। Therefore hydration, cation exchange capacity, swelling, shrinkage and plasticity are much less as compared to मोंटमोरिलियोनाइट। मोंटमोरिलियोनाइट तो बहुत फैल रहा था, लेकिन ये जो है माइका का एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं,
हाईलाइट, ये सब कुछ इसका कम होता है। हाइड्रेशन का टाइम एक्सचेंज कैपेसिटी, स्वेलिंग, श्रिंकिंग कम होता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद एक टेबल दी गई है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में 3 चीज़ों को कंपेयर करा गया है, मोंटमोरिलियोनाइट, आईलाइट एंड कॉलिनाइट। इनके एग्जांपल्स हमने सबके पढ़े थे कि मोंटमोरिलियोनाइट जो है एक्सपेंडिंग होता है, ठीक है, ये 2:1 एक्सपेंडिंग में आता है। कॉलिनाइट जो है ये 1:1 का एग्जाम्पल है, और आईलाइट जो है ये नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का एग्जाम्पल है। नॉन एक्सपेंडिंग 2:1 में आता है। साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा साइज़ मोंटमोरिलियोनाइट का होता है। नाम इतना बड़ा है पर इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, 0.01 से 1 माइक्रोमीटर का साइज़ है। आईलाइट नाम छोटा है पर इसका साइज़ जो है मीडियम है, 0.1 से 2, और कॉलिनाइट का साइज़ सबसे ज़्यादा है, वो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर। साइज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोंटमोरिलियोनाइट बहुत छोटे होते हैं, फिर आईलाइट थोड़ा बड़ा होता है, और कॉलिनाइट सबसे बड़ा होता है। शेप की बात करें तो मोंटमोरिलियोनाइट जो है इरेगुलर फ्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये भी इरेगुलर है। लेकिन कॉलिनाइट का हमने हेक्सागोनल साइज पढ़ा था, स्यूडो हेक्सागोनल होता है। अगर करेक्ट करें, यहाँ पे हेक्सागोन लिखा है बट हमने देखा था कॉलिनाइट का जो साइज हमने देखा था वो स्यूडो हेक्सागोनल होता है। उसके बाद इसका स्पेसिफिक एरिया की बात करें, जो मीटर स्क्वायर मीटर पर ग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मोंटमोरिलियोनाइट का साइज़ छोटा होता है। एंड यू ऑल नो कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड साइज, ठीक है। एरिया और साइज़ का इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स अगर किसी का साइज़ छोटा है ना तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो यही हो रहा है। मोंटमोरिलियोनाइट का पार्टिकल साइज़ छोटा है, दैट इज़ वाई इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, 700 से 800। ओके, फिर आईलाइट, तो आईलाइट बीच में है तो सब कुछ इसका मीडियम है, 100 to 120। और कॉलिनाइट के पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज़ बहुत बड़ा होगा तो एरिया छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया देखो छोटा हो गया, 5 to 20। उसके बाद एक्सटर्नल सरफेस वही है, हाई, मीडियम, लो। और इंटरनल सरफेस एरिया की बात करें तो वही, इंटरनल यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो, और यहाँ पे नन। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कोहेजन, प्लास्टिसिटी और स्वेलिंग, ये सब मोंटमोरिलियोनाइट में ज़्यादा दिखाई देती है, आईलाइट में मीडियम है, और कॉलिनाइट में कम है। फिर CEC की बात करें, ये भी हमने पीछे डिस्कस करा था। तो CEC यहाँ पे अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे CEC जो है मोंटमोरिलियोनाइट की सबसे हाई है, फिर आईलाइट की मीडियम है, और कॉलिनाइट की सबसे कम होती है, 3 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। यहाँ पे जो यूनिट है वो है मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम में। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें समझ के। आगे जो है ये क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, पर क्लोराइड स्ट्रक्चर जो है ये 2:1:1 में आता है। तो पहले हम 2:1:1 डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। ये लास्ट कैटेगरी है, पहले हमने पढ़ा 1:1 जिसका एग्जाम्पल था कॉलिनाइट। फिर 2:1 में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक्सपेंडिंग, नॉन एक्सपेंडिंग में, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2:1:1, यानी इसको हम सिंपली 2:2 भी कहते हैं। यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल और 2 ऑक्टाहेड्रल शीट्स प्रेजेंट होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, वो है क्लोराइड। क्लोराइड आर बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म सिलिकेट विद सम एल्यूमिनियम प्रेजेंट, यानी फेरोमैग्नेटिज्म सिलिकेट होते हैं, यानी इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोराइड हैव एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेट एल्यूमिनियम शीट से ब्रूसाइड। अब क्लोराइड ही ब्रूसाइड कब बन जाता है, जब क्लोराइड में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्स्ट्रा लेयर होगी मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। यानी जो एल्यूमिनियम शीट होती है जिसमें एल्यूमिनियम डोमिनेट करते हैं, उसमें अगर मैग्नीशियम की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट हो जाती है तो उसको उसी का नाम होता है ब्रूसाइड। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। बट मैग्नीशियम ऑल्सो डोमिनेट्स द एल्यूमिनियम शीट ऑफ 2:1 टाइप ऑफ मिनरल। तो 2:1 में भी हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो है डोमिनेट करता है एल्यूमिनियम शीट्स में। दस क्रिस्टल यूनिट हैज़ 2 सिलिका शीट्स टेट्राहेड्रल, 2 सिलिका शीट्स इन टेट्राहेड्रल एंड 2 मैग्नीशियम डोमिनेट इन एल्यूमिनियम शीट्स। यानी सिलिका की शीट्स अगर होती हैं तो वहाँ पे, और एल्यूमिनियम की शीट्स अगर होती है तो वहाँ पे जो है मैग्नीशियम डोमिनेट करता है। यानी यहाँ पे सिंपल वही बताया गया कि 2:2 को इसको क्यों कहा जाता है 2:2, यानी यहाँ पे 2 सिलिका लेयर्स हैं और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम डोमिनेट लेयर्स पाई जाती हैं एल्यूमिनियम में। तो दैट इज़ वाई
In other words, the chloride are basically called silicates of magnesium with one iron and aluminium. ये इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड जो होते हैं इसमें सिलिकेट्स किसके प्रेजेंट होते हैं? मैग्नीशियम और आयरन, एल्यूमिनियम. यहाँ पे आयरन भी है. ये आयरन कहाँ से आया? ये सब्स्टिट्यूशन के दौरान आता है. इसके बाद यहाँ पे जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है सेम एज आईलाइट. तो आईलाइट का जो आपने देखा था उसी की तरह ही इसकी मीडियम होती है जो कि एक्सपेंडिंग नेचर होते हैं. आई मीन नॉन एक्सपेंडिंग नेचर. आईलाइट जो था नॉन एक्सपेंडिंग नेचर का होता है. आईलाइट हमने पढ़ा था 2:1 में नॉन एक्सपेंडिंग के अंदर. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है यहाँ पे, सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट क्ले. यानी सिलिकेट क्ले में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो आता कहाँ से? तो दो जगह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. एक तो होता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा होता है एक्सपोज क्रिस्टल एजेस. यानी क्रिस्टल की जो एजेस होती हैं वो एक्सपोज रहती हैं, खुली रहती है, तो वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहता है. ये कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहला है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन. तो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेम साइज़ के आयन्स या मॉलिक्यूल्स दूसरे अपने ही सेम साइज़ के आयन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेंगे और स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, उसी को हमने नाम दिया आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे ये एक्सचेंज जो होता है साइज़ के बेसिस में होता है. तो यहाँ पे साइज़ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पता है कि सिलिकॉन है उसका साइज़ 4.2 है और एल्यूमिनियम का साइज़ 5.1 है. होता क्या है कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन की जगह आ जाता है इन केस ऑफ सिलिकॉन टेट्राहेड्रल शीट्स. जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रल शीट्स में जब सिलिका को हटा के एल्यूमिनियम आता है तो वो इसलिए आ पाता है क्योंकि एल्यूमिनियम जब हट के आता है तो यहाँ पे पूरा फिट हो जाता है. भले ही एल्यूमिनियम का साइज़ जो है वो स्लाइटली बड़ा होता है. एल्यूमिनियम इज़ स्लाइटली लार्जर देन सिलिकॉन. उसके बाद यहाँ पे इनका साइज़ एग्जैक्ट तो याद नहीं रखना है, बट कुछ कुछ का हम याद रख सकते हैं. सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ध्यान रखना है आपको. उसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल शीट्स में होता है कि वहाँ पे एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस करके कौन आता है? आयरन आ जाता है, जिंक आता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कहीं कहीं पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बीच में दूसरे कैटायन आते हैं, तो दूसरे कैटायन इस तरह से आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए आ जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि एल्यूमिनियम थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है सिलिकॉन से और उसको रिप्लेस करके वो उसमें पूरा सेंटर में फिट हो जाता है. इसके अलावा जो ऑक्टाहेड्रल शीट्स होती हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि आयरन एंड जिंक कैन फिट इनटू द पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. ऑक्टाहेड्रल शीट्स में एक्चुअली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और इसको रिप्लेस करके वहाँ पे आयरन और जिंक आ जाता है. द पोजिशनिंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्लेस ऑफ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम in place of silicon leaves unsatisfied negative charge from oxygen ions in the sheet which account for the overall negative charge from the oxygen. Means जो टेट्राहेड्रल शीट्स या ऑक्टाहेड्रल शीट्स होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है उस वो एक चार्ज डेवलप करती है. ऑक्सीजन के संग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता आयरन और जिंक का, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन अनाइन जो होते हैं वो ऐसे ही रह जाता है, जिसकी वजह से नेट वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ओके, ये बताया गया है. ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है क्ले में. फिर आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बताया गया. आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन 2:1. तो 2:1 में हमने डिस्कस करा आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है. द रिजल्टेंट नेट नेगेटिव चार्ज इज फार इन एक्सेस दैट ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रोकन क्रिस्टल एजेस ऑफ दीज मिनरल्स. मीन्स द रिजल्टेंट नेट नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होता है इज फार इन एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा होता है. किससे ज़्यादा होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रोकन एज ऑफ द क्रिस्टल. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल की ब्रोकन एजेस होती हैं उसके एजेस में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो आता है वो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू देखा गया है. अनलाइक द चार्ज एसोसिएटेड विद द एक्सपोज क्रिस्टल एज, दोज रिजल्टिंग फ्रॉम आयनिक सब्स्टिट्यूशन आर नॉट डिपेंड ऑन पीएच. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल आप कंपेयर कर सकते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन को दूसरा जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे अभी एक्सपोज क्रिस्टल वाला, कि जो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये पीएच पे निर्भर नहीं करता. आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन आर नॉट डिपेंड ऑन पीएच. पीएच जैसा भी हो, एसिडिक है, बेसिक है, ये पीएच पे निर्भर नहीं करेगा. आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन अगर होना है, अगर किसी आयन को रिप्लेस करके दूसरा आयन आएगा तो ये पीएच पे निर्भर नहीं करता. तो ये मतलब होता है द आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन. The isomorphic substitution of any cation having lower charge results in an increase in positive charge
इट इज़ कॉमनली अकर्ड इन टेट्राहेड्रल लेयर मैग्नीशियम डोमिनेंट शीट्स एंड व्हेन मैग्नीशियम इज रिप्लेस्ड बाय आयरन। ओके, ये वही मतलब है जो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया था कि अगर कोई ऐसा आयन है जिसकी वैलेंसी कम है, यानी कम वैलेंसी वाला अगर ज़्यादा वैलेंसी वाले को रिप्लेस करता है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और वो अगर रिप्लेस करेगा सिलिकॉन 4 पॉजिटिव को, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कम वैलेंसी है और सिलिकॉन वाले की ज़्यादा वैलेंसी है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा वैलेंसी वाले ने कम वैलेंसी वाले को रिप्लेस करा तो यहाँ पे चार्ज जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, ये मतलब था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन कांस्टेंट और परमानेंट चेंज। ये आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो भी बदलाव होते हैं वो ज़्यादातर कांस्टेंट और परमानेंट ही होते हैं और ये पीएच पे निर्भर नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा, आई मीन नॉट टॉपिक, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है, दैट इज एक्सपोज क्रिस्टल एजेस, यानी हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, तो पहला हमने देखा कि आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उस दौरान नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ओवरऑल ज़्यादा ही डोमिनेट करता है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपोज क्रिस्टल लेटिस के कारण भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी देखा जाता है कि आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सिल, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड, आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिल एंड फिनोलिक ग्रुप। कार्बोक्सिल आप सबको पता है, कार्बोक्सिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। फिनोलिक ग्रुप, इनकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एक्सपोज एट द ब्रोकन एजेस एंड फ्लैट एक्सटर्नल सरफेस इन कॉलिन। कॉलिन हमने देखा था 1:1 में, कॉलिन का जो स्ट्रक्चर अगर वो टूट जाता है या फिर सिंपली फ्लैट स्ट्रक्चर में भी हमने देखा है कि वहाँ पे क्या होता है, उसकी एजेस में, जैसे कि कॉलिन है तो उसकी जो एजेस हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन ग्रुप्स के OH, ठीक है, O या OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। एट pH मोर देन 7, अगर pH 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा pH का मतलब कि कैसा pH है, ये एल्कलीन pH है, ठीक है। अगर मान लो pH 7 से ज़्यादा है, एल्कलीन है, द हाइड्रोजन ऑफ दीज हाइड्रोक्सिल्स डिसोसिएट, यानी जो OH में से जो हाइड्रोजन है तो H जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी चला गया, ठीक है, डिसोसिएट स्लाइटली एंड द कोलाइडल सरफेस इज लेफ्ट विद अ नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द ऑक्सीजन। अब बचा क्या यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ही बची, ठीक है। ये कब होगा, जब pH एल्कलीन होगा, एल्कलीन कंडीशन में ही H डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज वो वहीं पे रह जाएगा, ये मतलब है। देन द लूजली हेल्ड H पॉजिटिव इज रेयरली एक्सचेंजेबल एंड हैंस कॉल्ड pH डिपेंडेंट चार्ज ऑफ इनऑर्गेनिक कोलाइड्स। तो यही बोला गया है कि ये जो मेथड है क्रिस्टल, जो एक्सपोज क्रिस्टल एजेस वाला, ये pH डिपेंडेंट है, जबकि आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन pH में निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन ये निर्भर करता है pH पे। देखो pH अगर 7 से ज़्यादा था तो किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चला गया और ऑक्सीजन बची रहेगी, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो मेथड है ये pH पे निर्भर करता है। देन दिस फिनोमिना अपेरेंटली अकाउंट्स for most of the cation exchange capacity of 1:1 type colloidal clay and of organic colloids। तो ये फिनोमिना जो है 1:1 वाली जो टाइप था उसमें देखा था। देन आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, जब जो कार्बोक्सिल ग्रुप मैंने आपको बताया कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और दूसरा फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप मतलब C6H5OH, ठीक है, OH प्रेजेंट होता है यहाँ पे अल्कोहल वाला, तो ये होता है फिनोलिक ग्रुप। तो ये जो दो ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिल और फिनोलिक ग्रुप, ठीक है, चीफ सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ह्यूमस मिसाइल्स। तो ह्यूमस मिसाइल्स जो होती हैं, मिसिल्स हमने देखा था, मिसिल्स यानी माइक्रो शेल होते हैं, तो क्ले के जो मिसिल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किसकी वजह से आता है, कार्बोक्सिल और फिनोलिक ग्रुप की वजह से आता है। विद इंक्रीज इन pH एक्सटेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज, यानी जैसे pH बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। Therefore it is called pH डिपेंडेंट नेगेटिव चार्ज और वेरिएबल चार्ज। इसीलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, pH डिपेंडेंट है और वेरिएबल है। एज द सॉइल pH इंक्रीज, जैसे जैसे सॉइल का pH बढ़ता रहेगा, यानी बेसिक होता जाएगा, एल्कलीन होता जाएगा, मोर OH नेगेटिव आयंस आर अवेलेबल टू फोर्स द रिएक्शन टू द राइट। यानी सपोज अगर बेसिक कंडीशन आती जाएगी तो H पॉजिटिव जो है वो कम हो जाएंगे और OH वाली कंडीशन सॉइल में बढ़ जाएगी।
देन तो यहाँ पे आपको समझाया गया है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और सॉइल में अगर OH ऐड कर दें तो यहाँ पे भी चार्ज OH की वजह से क्या होगी, चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो OH कंडीशन कैसी है, यानी ये हाई pH वाली कंडीशन है, ठीक है। pH जब हाई होता है तो OH नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, जबकि लो pH में क्या फॉर्म होता है, लो pH में H पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, ये याद रखना। तो ये जो OH फॉर्म हो रहा है ये हाई pH की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट चार्ज डेवलप हो जाता है। Second possible point is that at high pH complex aluminium hydroxide ion जो AlOH whole twice पॉजिटिव जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी आयन होता है उसका जो कॉम्प्लेक्स है इज़ रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाता है, यानी ज़्यादा pH में ये जो है रिमूव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। हाई pH का मतलब एल्कलीन कंडीशन, और एल्कलीन कंडीशन में ये रिमूव हो जाता है बिकॉज दीज आयन्स रिएक्ट विद OH नेगेटिव टू फॉर्म इनसॉल्युबल AlOH होल थ्राइस, क्योंकि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। दे वर रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज एट द साइड, तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, बट एट लो pH इट ब्लॉक्स द नेगेटिव साइड एंड मेक दैम अनअवेलेबल फॉर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और जब कम pH होगा यानी कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद क्या होगा कि जो एजेस में नेगेटिव चार्ज वाली जो साइड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और ये अनअवेलेबल रहेंगी फॉर द कैटायन एक्सचेंज। जो बहुत सारे यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज होते थे उनके लिए ये साइड्स अब अनअवेलेबल हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैटायन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। आफ्टर दैट अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सॉइल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, उनके रीजन्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सॉइल्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट की जो सॉइल्स होती हैं वेयर 2:1 टाइप क्लेज आर कॉमन, तो टेम्परेट रीजन में 2:1 टाइप की क्ले देखी जाती हैं। 2:1 में भी हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग। देन द परमानेंट नेगेटिव चार्ज आर यूजली डोमिनेट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है। इन हाईली वेदर्ड सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिकल की जो सॉइल्स होती हैं उनमें वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो 1:1 टाइप की क्ले को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे 1:1 यानी कॉलिनाइट टाइप की क्ले फॉर्म होती हैं। देन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर डोमिनेट इन द सॉइल हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी जिनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कैसी ऑक्साइड्स, आयरन एल्यूमिनियम को हम बोल सकते हैं सिस्क्यू ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पे सिस्क्यू ऑक्साइड्स टाइप की जो सॉइल है वो डोमिनेट करती हैं। द वेरिएबल नेगेटिव चार्ज आर मोर कॉमन, और नेगेटिव चार्ज तो सॉइल में होता ही है। तो ये जो था इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो यही था कि जो हमने क्ले का जो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, सिलिकेट क्ले का जो क्लासिफिकेशन है 1:1, देन 2:1, देन 2:2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है तो उसमें आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन वाला ही पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक्सपोज क्रिस्टल लैटिस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल और फिनोलिक ग्रुप की वजह से क्रिएट हो जाता है, तो यही इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था। सो फाइनली द चैप्टर इज़ ओवर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like it and share it, and if you don't subscribe to this channel then please subscribe it now. Thank you.